अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कलरफुल जैकेट बाय द वे। हाँ, मतलब ये पिछले 2 साल से पहन रही हूँ, कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जरा रंग वापस आ गए हैं। थैंक यू सो मच एंड बड़ा अच्छा लगा वैसे ये सुन के। एंड आई मिस्ड यू ऑल। बहुत ही मज़ा आया। वैसे मैं हर किसी को जो भी कंसिस्टेंटली रोज़ काम कर रहा हो उसको 1-2 हफ्ते की छुट्टी वैसे ज़रूर चाहिए होती है। ये हमारी अलग जंग है कि मेरे लिए क्या लेके आई हैं। वो बात की बात है, वो हम अब बाद में सेटल डाउन करेंगे। लेकिन अभी इसके अलावा आपको पता है आपके पीछे दुनिया ही बदल गई। नहीं, गर्मी का तो एक आलम मैं देख ही रही हूँ। गर्मी का अब आलम है बाय द वे। जब आप गई हुई थी तो पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तवातुर के साथ लगातार मूसलाधार बारिशें और ठंड। और मैंने सुना है कि 1 जून को तो जो इस्लामाबाद में ठंड हुई है वो सर्दियों वाली ठंड हुई है। सो दैट वाज जहाँ मैं गई हुई थी वहाँ भी ये बातें हो रही थी कि दिस इज़ वेरी अनयूजुअल कि इतनी इन द मिडल ऑफ समर इतनी सर्दी हो जाए एकदम से। माय फैमिली इज विजिटिंग लाहौर और ज़ाहिर है हम मौसम के एतबार से लाहौर की सड़ी गर्मी की तवक्को करके कपड़े लेकर गए थे और वहाँ जाके तो पता लगा कि बच्चों के पास कपड़े कम है। हाँ, मतलब कुछ लेकिन ये 1-2 दिन की बात थी। 1-2 दिन की बात थी। सो वहाँ पे कुछ फिर इंतजाम करना पड़ा, टी शर्ट के ऊपर शर्ट और शर्ट के ऊपर शर्ट। क्या ही बात हो अगर जरा कुछ मॉडरेट किस्म का मौसम हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है। लेकिन ये बेवक्त की बारिशों या बारी से फसलें वगैरह बहुत तबाह हो रही हैं और आम भी मुतासिर हो रहे हैं। और आमों ज़्यादा ट्रेजेडी है वैसे। याद आया कि वज़ीर आज़म जो हैं हमारे शहबाज शरीफ वो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की जब हलफ बर्दारी के लिए गए हैं तो वहाँ भी आम लेके गए और आम ले। ये तो मस्त है, ये तो मस्त है। देखिए आम तो फिर वो इनफैक्ट जब आप कहीं जाते हैं ना तो वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि गर्मियों में आप आए और हमारे लिए आम नहीं लेके आए। तो लिहाजा वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है जहाँ वो उन्हें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की जो है वो बड़ी खुश भी हो रही है इस बात से। आई थिंक वो एक्सपेक्ट भी कर रही होंगी कि भाई पाकिस्तानी आम वसूल करके कौन नाखुश होता है। मतलब एब्सोल्युटली। वैसे गई मैं भी वहीं हुई थी, लेकिन ना वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई ना ही तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि बाय द वे द डे आई वाज देयर उसी दिन ही वन द वोट और उस दिन इलेक्शन के नतीजे आए थे। बिल्कुल नतीजे आए थे और जो सेलिब्रेशन थी तो वैसे नजर आ रही थी सड़कों पे ऐसी वैसी। मतलब ऑब्वियसली मुखालिफ भी हैं, आपको पता है बोथ साइड्स आर देयर, लेकिन सेलिब्रेशन थी और बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है। क्लोज कॉन्टेस्ट भी था। लेकिन आई मस्ट से जो सेलिब्रेशन थी, अब जो जिनके जीत गए वो बड़े खुश थे, जिनके नहीं जीते दे वर आल्सो ओके। ये मुझे बड़ा नजर आया कि कोई तोड़ फोड़ मार धाड़ बिल्कुल ये दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिफ्रेशिंग। भी कोई नहीं दे रहा था। नहीं, ये धरना कल्चर मेरा ख्याल है हमारा ही। और हल्के भी खोलने की कोई बात नहीं करता था भाई। शहर खुले हुए थे, सब कुछ चल रहा था, निजाम कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं मुल्क में तो सब कुछ ही बंद कर दो या फिर डर के बैठ जाओ या कुछ भी हो सकता है एक दूसरे के लिए। भाई जो ये आप मिस कर रहे होंगे ना, जो यहाँ से जाते हैं वो चीज़ें मिस करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो क्या ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन होते हैं, जो हारते हैं फिर वो क्या करते हैं। लेकिन वहाँ इट वॉज वेरी मॉडरेट इन द सेंस कि पीपल वर ओके। नहीं जीते तो अगली बार जीत जाएंगे, जिनके नहीं जीते तो ऐसे ही अगली बार वाला ना काफी दफा हो चुका है क्योंकि मुसलसल 20 साल तो हो गए हैं वैसे। बिल्कुल उनको वहाँ he must be doing something right. 5 more years for Erdogan over there. Something right मतलब जाके वो मुल्क देखें तो राइट का पता चल ही जाता है। No need to get into details. लेकिन let's come back to what is happening in our country. थोड़ा सा जरा bring me up to speed. I will bring you up to speed के हो क्या रहा है। बहुत कुछ हो रहा है वैसे। It is difficult to bring you up to speed क्योंकि हर रोज इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन although चेयरमैन PTI ने सोचा भी ना होगा एक्चुअली कि 9th में के वाक़यात खुद उन्हें अपनी ही जमात बल्कि सियासत से ही माइनस कर देंगे। उन्हें अब प्रॉबली यकीन हो जाना चाहिए, अगर नहीं तो पता नहीं किस दुनिया में है कि नए सियासी मंजरनामे में फ़िलहाल उनकी कोई जगह नहीं है। वो खुद हार मान रहे हैं या इन्हें माइनस किया जा रहा है। PTI तकरीबन नुमाया सियासी रहनुमाओं से खाली हो चुकी है। हुकूमत साजी में मरकज़ी किरदार का हामिल पंजाब ख़ास तौर पर सियासी जोड़ तोड़ और ग्रुपिंग का गढ़ बन गया है। हाँ, ग्रुप्स तो खैर में हम ख्याल ग्रुप और डेमोक्रेट ग्रुप और बहुत सी चीज़ों की बात हो रही है। तो ग्रुपिंग तो हो ही रही है और साथ साथ आपको पता है कि एक तरफ डेमोक्रेट्स के नाम से तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप बन गया है, जिससे मैं आपको बता रही हूँ जो जहांगीर तरीन ग्रुप समेत किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगा। और ग्रुप का नाम डॉक्टर मुराद रास और हाशिम टोगर की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया। डेमोक्रेट्स ग्रुप की पूरी कोशिश होगी इलेक्शन के मैदान में PTI का वोट बैंक अपनी झोली में डालें। डेमोक्रेट्स ग्रुप फवाद चौधरी जैसे PTI के उन लोगों की जाए पनाह भी बनेगा जो तमाम सियासी जमातों के बदतरीन दुश्मन बने रहे और शायद अब उनके लिए किसी सियासी पार्टी में कोई जगह नहीं। अजीब सा नहीं लगेगा वो, मतलब दूसरी साइड पे हो जाएंगे। दूसरी साइड क्या?
उधर जहांगीर तरीन नई जमात बनाने के लिए भी सरगर्म है और ज्यादातर इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल नोमान लंगड़ियाल कहते हैं कि अभी पार्टी बनाने का हतमी फैसला नहीं हुआ है। चलिए सुने क्या कहते हैं। 2-3 दिनों में इंशाल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह पोजीशन नजर आ जाएगी कि जहांगीर खान पार्टी बनाते हैं या एज इट इज किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनका ज़हन तो है कि पार्टी नहीं बनाई जाए और जो मुल्क की खिदमत करे और मुल्क के लिए बेहतर। तो हतमी फैसला नहीं हुआ इस हवाले से अभी तक, आप कह रहे हैं? अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत जारी है, हर मेंबर ने अपना मशवरा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों में बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन आपको नजर आ जाएगी। काफी बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह ताला आपके मंजरे आम पे आएंगे और बड़े हम मुतमिन हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पार्टी जो है ये मुल्क के लिए एक बेहतर पार्टी साबित होगी इंशाल्लाह। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी भी मौके से फ़ायदा उठाने में लगी है और जनूबी पंजाब से धड़ाधड़ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी बन रहे हैं। इस दफ़ा जो है माहौल पीपल्स पार्टी का बहुत बेहतर है। आज जो पीटीआई का वोटर है साउथ पंजाब का, वो माइल हमारी तरफ है, वो नून को या किसी और ग्रुप को वोट नहीं देना चाहता। तो ये हमारी बेस है, फेम है टू क्लेम। पीपल्स पार्टी एक आलीशान जमात है, पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है, पीपल्स पार्टी का एक फ़लसफ़ा है, पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ज़रूर कम बैक करेगी। अभी भी पीपल्स पार्टी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है और सिंध, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, सेंट्रल पंजाब, KPK, इधर से हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अपनी सियासी इस्तिताअत के मुताबिक काफ लीग भी बंदे जमा करने में लगी हुई है। 9 मई के वाक़े ने मुस्लिम लीग नून की डूबती कश्ती को नया सहारा भी सॉर्ट ऑफ दिया है। उनका बढ़ता एतमाद बता रहा है कि अब नून लीग के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। वैसे कहीं उनका ये एतमाद ओवर कॉन्फिडेंट ना साबित हो। इलेक्शंस की सबसे बड़ा बैटलफील्ड है वो पंजाब है। ये 55-60% जो है और इसमें नून लीग के पास ऑलरेडी हर सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, यानी हमारी बस फुल है। हमारी बस में तो लोग खिड़की और दरवाजों से लटक रहे हैं और उस पे हमारे लिए बड़े वो लोग हैं जो कि नजरियाती हैं, वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, वो लोग हैं जिनका पार्लिमानी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो हमारे लिए तो उम्मीदवार, हमारे लिए बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां हम किसी और उम्मीदवार को ले सकते हैं, वो बेशक PTI से या कहीं भी और से है। अच्छा जी, ऐसे दावे अपनी जगह, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग की जहांगीर तरीन ग्रुप से सियासी ताउन पर बातचीत भी जारी है और शहबाज हुकूमत की आपको पता ही है कारकर्दगी के बारे में क्या कहें। नाकिस कारकर्दगी के बोझ तले दबी नून लीग के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप से मुमकिन समझौता हवा का ठंडा झोंका साबित हो सकता है, लेकिन तख्त लाहौर पर एक बार फिर बैठना नून लीग के लिए ऑब्वियसली मुश्किल तो होगा। अब बात यह है कि जहांगीर तरीन अपना वजन जरदारी साहब के पलड़े में डालते हैं या फिर मुस्लिम लीग नून के हिस्से में इनकी हिमायत आती है। दैट वुड डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यस, अभी इसी पे बात करते हैं। मेमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मेमल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जरा हम डेमोक्रेट्स की बात कर लेते हैं। अब ये मुराद रास और हाशिम डोगर साहब जिस ग्रुप के साथ सामने आए हैं, PTI के बहुत सारे लोग क्या इसी में जाएंगे या फिर जहांगीर तरीन वाले ग्रुप में इनकी तादाद ज़्यादा होगी? फॉर इंस्टेंस जिन लोगों से आपका रब्ता रहता है, पीपल लाइक फवाद चौधरी, वो क्या JKT वाले ग्रुप में जाएंगे या फिर वो डेमोक्रेट्स का हिस्सा बनेंगे? कुछ इत्तलात हैं? देखिए अब्दुल्ला, अभी तो इट्स टू सून टू से, बिकॉज वो लोग बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं आप देख रहे हैं जितनी तेजी से लोग वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर वाकई काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। अच्छा, एक ग्रुप वहाँ पर इस तरह का भी है कि जो ये चाहता है कि किसी तरीके से PTI की सियासत बच जाए और उनको ये लगता है कि उसके लिए वो एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको पता है कि माइनस खान फार्मूला है। तो उसको जिस तरह जब जर्नलिस्ट से मुलाकात भी हुई तो उधर PTI चेयरमैन ने कहा भी था कि अगर वो नाअहल होते हैं तो शाहमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी संभाल लेंगे। तो इस
की वजह से ये इस सोच के तहत वो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर शाह साहब को अभी ही पार्टी दे दी जाए, क्योंकि ये तो इवेंचुअली या इस तरीके से तो होगा शायद वो इस वक्त काबिल कबूल नहीं है जो हालात नजर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो ये समझाने की भी कोशिश एक तरह हो रही है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी जब बीबी शहीद जो थी वो उस वक्त काबिल कबूल नहीं थी, तो अगर अमीन फहीम साहब सामने आ गए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नून लीग में नहीं होते तो शहबाज साहब सामने आ गए, तो अगर इसी तरीके से एक शख्स नहीं काबिल कबूल तो फिर किसी और को सामने लाया जाए और वोट बैंक जो है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि जाहिर बात है वोट बैंक तो पीटीआई चेयरमैन का ही है, तो उस चीज को अगर बरकरार रखा जाए ताकि वो उस तरीके से अपसेट ना हुआ जाए। लेकिन अभी तो जाहिर बात है इट्स टू सून टू से कि इसके अंदर अभी कोई पेशरफ्त तो ऐसा सच हुई नहीं है। फिर आपने जैसे कहा, हमने देखा है कोई पीटीआई हकीकी भी गालिबन बनी है, अब ये डेमोक्रेट्स भी सामने आ रहे हैं, इस तरह के ब्लॉक्स भी आएंगे, लेकिन इन ब्लॉक्स को कितना फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक तो उनके चेयरमैन ही का वोट बैंक है। अच्छा, लेकिन महमल एक चीज होती है पॉलिटिक्स में स्टार पावर। अगर डेमोक्रेट्स को ही देखने चले, जेकेटी वाले ग्रुप को आउट भी कर दें, डेमोक्रेट्स इफ इट इज रन बाय मुराद रास एंड हाशिम डोगर, तो स्टार पावर तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रही। पीटीआई भी चले अगर माइनस इमरान कर दें, शाह महमूद कुरैशी का फिर भी नाम है, लोग जानते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी, बट डेमोक्रेट्स का कुछ समझ नहीं आ रही इस बात की। नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि इस तरह कोई, मैं कह रही हूँ कि इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं उनको पता नहीं कितने को वोट मिलते हैं, नहीं मिलते। माज़ी में भी हमेशा जिस भी सियासी जमात ने इस तरह के ब्लॉक्स बनाए थे, नेवर वर्कड एंड दे आर वेरी टेम्पररी। Absolutely. एक तो टेम्परेरी भी और दूसरा शायद असल में मेरे ख्याल में, क्योंकि एक तो अभी शुरुआत हुई है, जितनी तेजी से हमने पिछले चंद हफ्तों में सब कुछ देखा है उसकी वजह से आपको पता है हर कोई सरगर्म हो गया है पंजाब की सियासत के अंदर। वो खा PMLQ हो, मतलब चौधरी सरवर साहब जो है, ही इज इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल नाउ, बड़ी एक एक्टिविटी और ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखें पीपल्स पार्टी भी साउथ पंजाब के बहुत सारे इलेक्टेबल्स कर उनको तो ज्वाइन कर भी रहे हैं, वो बड़े कामयाब भी इस तरीके से अभी तक तो नजर आ रहे हैं। फिर जहांगीर तरीन जो ग्रुप है, इवेंचुअली क्या ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं कि नहीं। एक रूमर ये भी है कि क्या जहांगीर तरीन ग्रुप अगर वो अपनी पार्टी बना भी लें, वो पीपल्स पार्टी और PMLQ क्या एक ब्लॉक बनाएंगे जब कम इलेक्शन टाइम। तो जाहिर बात है उस वक्त इलेक्शन के वक्त आपको पता है हवा बड़ी तेजी से तब्दील भी हो जाती है। बहुत ये इत्तला भी है कि शायद जहांगीर तरीन साहब अपना वजन जो है वो जरदारी साहब के पलड़े में डालते हैं। जी वही मैं कह रही, पीपल्स पार्टी PMLQ और JKT ग्रुप which can be a setback for the ruling party Muslim League Noon। अब ये बताइएगा, खान साहब मुतअद्दिद बार ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि वोट बैंक तो मेरा है, चेयरमैन PTI की हम बात कर रहे हैं और मैं जिसको भी खड़ा करूंगा वही जीतेगा। अब सवाल अब यहाँ पे लिटरली इस स्टेज पे आ गया है कि क्या उनका टिकट लेने के लिए भी लोग अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, और क्या ये उनका एतमाद सही है अपनी जगह, या फिर 9 मई के वाक़यात के बाद आपको लगता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी की वेव थी वो भी कुछ कम हुई है, या उनका वोट बैंक भी कुछ मुतासर हुआ है? क्योंकि PTI के लोगों की जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनकी इतने सालों आपको पता ही है किस नौइयत की ट्रेनिंग हुई है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, प्रो आर्मी, और उसके बाद ये वाक़यात हो गए और एकदम PTI का नैरेटिव तब्दील हो गया, तो लोग भी कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं और वो भी मायूस हैं। देखिए अब्दुल्ला, अभी जो है कंफ्यूजन तो जरूर होगी, लेकिन यह है कि वोट बैंक इतनी जल्दी तो मुतासिर नहीं होता। मतलब 2 से 3 हफ्तों के अंदर तो हम ये नहीं कह सकते कि वोट बैंक उनका कोई खाते खा तौर पे मुतासिर हुआ। तो अभी जो उनको ये कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन मैं ये जरूर बताती चलूँ कि जब आप PTI के अंदर लोगों से बात करते हैं जो अभी भी हैं या जो नहीं भी हैं, तो वो एक चीज ये जरूर है कि उनको भी इस चीज की तशवीश है कि क्या जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त PTI के साथ यानी कि कोई लोग टिकट लेंगे, अगर जो लेंगे उनके लिए कोई मुश्किलात का सामना होगा कि नहीं। इस तरह की बातें जो है वो जरूर सामने आ रही हैं, और इसी वजह से वो जिस तरह मैंने कहा कि एक फार्मूला कि अगर माइनस इमरान खान फार्मूला अगर वो खुद मान जाते तो एक पार्टी को इन इलेक्शंस के लिए और वोट बैंक को भी दोनों को इकट्ठा रहा जा सकता है ताकि फिर वो मुश्किलात भी ना आए। तो ये उनके सामने जरूर है। अलबत्ता जहां तक नून लीग की बात आप भी कह रहे थे, रूलिंग पार्टी का, देखिए बात ये
कि रूलिंग पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल तो इकोनॉमी है। अगर मईशत ही नहीं ठीक होगी, जिस तरीके से महंगाई है, तो वो उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। तो कॉन्फिडेंस उनका अभी तो है, लेकिन देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले एक हवा बनती है, चीजें बहुत सी चेंज होती हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो महंगाई के उसमें तनाजुर में तो उनको फिर भी शायद इतना फायदा ना हो जितना बाकी जो एक अगर ब्लॉक बनता है जागीर तरीन पीपल्स पार्टी काफ लीग, और ये कि अगर पीटीआई वाले कोई अपना भी कुछ चीज करते हैं जो इनके अंदर भी कोई 2-3 ब्लॉक्स की है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वोटर्स, हम वोटर्स की भी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या लॉयल्टीज होती हैं, किसको वोट करेंगे। इलेक्टेबल्स की कोई आइडियोलॉजी होती है कि नहीं? क्योंकि यहाँ वो फारग हुए, वहाँ वो किसी और से बातचीत स्टार्ट हो जाते हैं। डोंट दे हैव एन आइडियोलॉजी जिस पे वो स्टे करें, जहाँ उनके वोटर्स को भी पता हो कि भाई दिस मैन और दिस वुमन स्टैंड्स फॉर दिस, ना कि आज जी हमारा कोई मसला पड़ा, हमने यहाँ छोड़ा, वहाँ ज्वाइन किया। हाँ, तो इट डजंट मैटर टू द वोटर्स। ये जो अब्दुल्ला ने दे स्टैंड फॉर द सीट, ये वही चीज है। देखिए बात ये कि क्योंकि उनका एक अपना सब्सटेंशियल जो है वो वोट बैंक होता है, उनकी अपनी बरादरी का, उनके अपनी फैमिली का, उन्होंने उधर काम किए होते हैं, तो वो ऑलरेडी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको तो ये होता है कि जो पार्टी हमें लेगी उसको हमारा फायदा है। हम तो वो तो आजाद भी जीते थे। आपको याद है 2018 के अंदर भी बहुत सारे इलेक्टेबल्स थे, इंडिपेंडेंट थे, जिस तरह इसलिए तरीन साहब को उस वक्त कहते हैं ना कि किंग मेकर, क्योंकि वो जहाज चलता था, लेकर आते थे लोग, तो वो खुद जीते हुए थे। उन्होंने पीटीआई तो उन लोगों ने बाद में ज्वाइन की थी ना, तो ये भी चीज होती है इस तरह। ये तो इलेक्टेबल्स की एक अपनी ही वैल्यू होती है और ये हर इलेक्शन में होती है। ये आइडियोलॉजी की बात नहीं, वो मेरे ख्याल में उनके हल्के के लोगों के काम और उससे रिलेटेड एक चीज होती है। हल्के वाले जो लोग हैं वो उस चीज के ऊपर देखते हैं उनको। और दूसरा इलेक्टेबल्स को एक चीज ये भी होती है कि कौन हुकूमत बनाएगा। उनके लिए उनके हल्के के लोग भी कई बार बेसिकली जो कहा जाता है कि वो यही देखते हैं कि जो हुकूमत बनाएगा इनको उनके साथ होना चाहिए, ताकि जो मराहत है, जिस तरह डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, वो मिले और हल्के का काम हो। तो इलेक्टेबल्स अगर इंडिपेंडेंटली भी जीतते हैं या किसी ब्लॉक के साथ भी जीतते हैं, तो फिर वो अपने आप को हुकूमत के साथ ही मोस्टली अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लास्टली अभी बात कर लेते हैं जरदारी साहब की फुटेज चूँकि साथ साथ चल रही है, माशाल्लाह बंदे पे बंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो, और इलेक्टेबल्स पे ही इन्हिसार है पीपल्स पार्टी का पंजाब में। सिंध तो चले वो मेजॉरिटी ले ही लेते हैं, पंजाब में वो इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार कर रहे हैं। अभी तक आउट ऑफ एवरीबडी आई थिंक जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है। आने वाले दिन आपको पता ही है अचानक से कुछ भी हो जाता है, हवा तब्दील हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल ही इज़ गुड। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि सिंध तो ऑलरेडी वो हमेशा जीतते ही रहे हैं काफ़ी अर्से से, और इस तरह भी यही चांसेस हैं कि सिंध वो जीतेंगे पीपल्स पार्टी। और इस तरह तो बलूचिस्तान के अंदर भी क्योंकि कई लोग आपको पता है उनको ज्वाइन किया है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी जब तब्दीली कुछ थोड़ी बहुत आएगी तो उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी को उसका शायद जो है वो बेनिफिट हो कि अगर लोग जो है वो छोड़ते हैं पीटीआई। और जब पंजाब के अंदर वाकई साउथ पंजाब में तो देखिए पीपल्स पार्टी पहले भी आपने देखा है, मूसा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने मुल्तान की जिस तरीके से वो जीते भी थे, तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में है नहीं। साउथ पंजाब में उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी है। और अब जो है क्योंकि ये पीटीआई के बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, इलेक्टेबल्स के लिए भी इस वक्त जो है वो तो आपको पता है रॉन्ग साइड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वैसे भी नहीं जाते, तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को बिल्कुल साउथ पंजाब के अंदर एज है। और इसीलिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो बात ये भी कर रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे 2023 के, तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी जो है उनके पास काफी जो है वो एज होगा ओवरऑल अगर देखा जाए सियासत के अंदर। अच्छा, लास्टली हम ये बात कर लेंगे कि हम पंजाब हमाद अजहर को ऑल्दो पुलिस ढूंढ रही है, वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहे हैं। मुराद सईद को पुलिस ढूंढ रही है, वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट पढ़ के मैं ज़रा हैरान रह गया था कि उनको भी समझ नहीं आया कि क्या वहाँ मामला हुआ। मेबल, हम आगे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत की बात करें या पीछे ही जा रहे हैं और पीछे जाते चले जा रहे हैं?
देखिए मुझे तो लग रहा है हम बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। हम कोई ये 10 साल भी नहीं, कोई 20 साल भी नहीं, मुझे तो लग रहा है हम 30-40 साल पीछे जा रहे हैं। जिस किस्म के अब हालात हो गए हैं, जिस तरह की ये चीजें हो रही हैं, इतनी मतलब बुजुर्गों को उठाना, ये तो बिल्कुल एक वो जो बहुत पुराने किस्म के कवानीन होते थे जिसके अंदर सेटलमेंट यही होती थी कि अगर आपने कुछ किया तो आपकी पूरी पूरी फैमिलीज को उठा लिया जाता था। ये तो उस तरह की चीजें लग रही हैं। ये कोई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा। ये कोई जिरगा सिस्टम तो यहाँ पर नहीं पाकिस्तान के अंदर लागू ना, कि इस तरह के आप कॉलोनियल या वो ट्राइबल आप इस किस्म के कवानीन जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, जिनको ढूंढना है उनको ही ढूंढना चाहिए जिन्होंने कुछ किया है। अगर आपके पास उनके खिलाफ एविडेंस है तो उन्हीं को ही पकड़ना चाहिए। ये जो इस तरह की चीजें होती है, ना सिर्फ ये कि देखिए ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सियासी और इखलाकी तौर पे भी बिल्कुल ठीक चीजें नहीं हैं। और हमें तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इनको जितने सख्त अल्फाज में कंडेम किया जाए उसी तरह से करना चाहिए। और ये कोई जंगल का कानून तो होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, जिस तरह 9 मई के वाकयात को कंडेम करते हैं उसी तरह बहुत से मामलात और भी हैं जिनको भी जरा दुरुस्त होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे। अच्छा, जब व्हेन आई वाज अवे तो ऑब्वियसली ट्विटर पे देख ही रहे थे अपडेट्स वगैरह, तो जिब्रान नासिर को भी उठा लिया गया था एक दिन के लिए। तो हाँ, ऑफ कोर्स वो आ तो गए थे, लेकिन मैं उस उठाया था ना, मैं उस तब भी सोच रहा था और अब भी सोच रहा हूँ कि मतलब किसका आइडिया होगा ये और क्या सोच के किया होगा। तो ये भी अजीबोगरीब किस्म की बात थी। और बात चीजें एक्चुअली आपके डिसएडवांटेज में चली जाती हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द मूव जिस पे एंड द ह्यू एंड क्राई उसके बाद, बिकॉज वो हमेशा सही चीज के लिए ही अपनी आवाज उठाते हैं। आमों की आपने शुरू में बात की थी, तो आमों की बात कर कोई खाए हैं आपने अभी तक इस सीजन के? मैंने नहीं खाए ना, क्योंकि जब मैं 10 दिन पहले तक सिंधरी बेहतरीन आ गया है। अच्छा, ओके, आई रियली लाइक सिंधरी। अभी चौसा नहीं आया है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, दशहरी आया हुआ था शुरू में ही और अनवर अटोल भी आना शुरू हो गया। लेकिन अनवर अटोल में भी अभी वो जायका नहीं है जो क्या मुझे सही नहीं मिल रहा जो होता ही। एग्जैक्टली, ये तो सारी बातें जाने से पहले इसीलिए बेहतरीन है, बेस्ट है, तो वो खा लेंगे। मीरपुर खास में आपको बताएं कि 55वीं मैंगो फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब में आम के 200 से ज़ायद इकसाम की नुमाइश हुई। हमें तो शायद पता नहीं 5-6 ही पता होंगी। और नुमाइश में जी आम की 26 गैर मुल्की इकसाम भी मौजूद थी और आम की पंजाब से लाई गई 10 इकसाम भी रखी गई। इसके अलावा रखी गई नहीं। अच्छा, पता है क्या, ये जो हमारी यूजुअली आम मिलते हैं ना वो तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो आम होते हैं जो यहाँ रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होते, वो खाने में भी बहुत जबरदस्त होते हैं। अच्छा, कुछ मेरे देखने में खूबसूरत ज्यादा। एक दफा हमारे पास पूरा एक फेस्टिवल यहाँ भी हुआ था, हमने यहाँ फेस्टिवल किया था, उसमें से बाज आम थे बड़े बहुत ही जबरदस्त। वो तोता समथिंग एक उसका भी था और कुछ और भी था, एंड दे वर वेरी टेस्टी। लेकिन आई मस्ट आल्सो कन्फेस कि दुनिया में जो आम होते हैं ना, जैसे मेक्सिको के आम होते हैं, साउथ अमेरिका के आम होते हैं, वो ग्रीन से रंग के होते हैं और वो ऑनेस्टली इतने मुझे नहीं अच्छे लगे। मैंने स्टिकी राइस के साथ खाते हैं। अब किसके साथ? स्टिकी राइस शायद। वैसे मैंने तो एज आम ही खाया था, लेकिन आई डिडंट थिंक इट स्टूड क्लोज टू आवर आम। हमारे आम सुप्रीम है। तुर्की में कहीं आम नजर आया आपको? नहीं, लेकिन उनकी स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, लोकाट, इस किस्म की चीज़ें खाई। और स्ट्रॉबेरीज इतनी बड़ी बड़ी, चेरीज भी मतलब ब्यूटीफुल, बहुत मज़े की। अच्छा, दे आर फार्मिंग नेशन ऑल्सो। उनके रूरल एरियाज़ में बहुत खेती बाड़ी टाइप होती है, तो उनके फ्रूट्स देखने वाले और बहुत डिलिशियस, बहुत मज़े के। मैंने काफ़ी फ्रूट्स खाए हैं वैसे। अच्छा जी, आज है आपको पता ना, हाउ ब्यूटीफुल, मतलब ये सारी चीज़ें रीयूज होके ताकि बिल्कुल ही वेस्टेज ना हो। थैंक यू नीबा। कितनी खूबसूरत बन सकती हैं, कितना मतलब ये बड़ा एक थॉट है जो अगर आप इतनी रिस्पॉन्सिबल हो कि सोचो तो दोबारा ये चीज़ें हो सकती हैं। हमने तो ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म फराहम किया है, उनीबा गई ये तमाम चीज़ें, बहुत से लोग इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे, बट आई गेस इफ समबडी शुड प्रॉपर्ली इन्वेस्ट, एक आउटलेट खोले किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, पीपल वुड सर्टनली लाइक टू बाय देम, बिकॉज ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बस खाना पूरी की गई है, रिसाइकलिंग करके जहन इस्तेमाल करके आर्टिस्टिक चीज़ें बनाई गई हैं जो बहुत ही काबिल इस्तेमाल हैं। Absolutely. मोस्टली ऐसा होता है कि रिसाइकलिंग के नाम पर कुछ अजीब सी चीज़ बना दी जाती है जिसका शायद कोई इस्तेमाल नहीं होता, बट दिस वाज नॉट द केस हियर। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, और इस साल आलमी यौम माहौलियत का फोकस जो है वो प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी पर है, और इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है आबी हयात और हमारे दरिया और हमारे समुंदर। आपको पता है कि एनुअली 8 से 10 मिलियन टन
प्लास्टिक वेस्टेज जो है हमारे ओशंस में डाली जाती है वर्ल्ड ओवर। इस पे जरा बात कर लेते हैं। एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से मुंसलिक सीनियर रिसर्चर डॉक्टर कंवर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज का दिन तो बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब, आप अपने समुंदरों और अपने पानियों की बात करें तो कोई हिसाब किताब लगाया गया है कि दुनिया की निस्बत हमारे समुंदर ज़्यादा आलूदा हैं या अभी हम सेफ जोन में हैं? क्या स्टेटस है इस वक्त हमारे पानियों में आलूदगी का? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस वक्त अगर हम पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपने आबी ज़खायर दरियाओं की सूरत में हों या समंदर की सूरत में, दोनों की जो इस वक्त हालत है वो ज़ार है। और ये कोई दुनिया से कोई पीछे नहीं है, मामलात दुनिया से शायद आगे ही हैं। अगर आपने अभी जैसे रिपोर्ट दिखाई यहाँ पे मुझसे पहले, उसमें आपने काफ़ी खूबसूरत तस्वीर खींची जिसमें कि प्लास्टिक जो है वो एंटर हो रहा है समंदर में, पानी में। तो इस वक्त अगर कोई भी शख्स जो कराची में लोग रहते हैं वो बीच पे, क्लिफ्टन बीच पे जाएं या आप मैंग्रोव एरिया में जाएं, हॉक्स बे की एरियाज़ में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्लास्टिक जो है उनको देखने को मिलेगा पोल्यूशन की सूरत में। अब ये प्लास्टिक नॉट ओनली कि ये सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी थैलियों की सूरत में नहीं मौजूद, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ब्रेक डाउन होता है और माइक्रो प्लास्टिक की सूरत अख्तियार कर लेता है, जो कि आपकी समंदर में आबी हयात को जो है वो उनके लिए मुज़र सेहत है। ना सिर्फ उनके लिए मुज़र सेहत है बल्कि ये आपकी फूड चेन में शामिल होता है। फिर हमारे लिए भी मुज़र सेहत है क्योंकि वो आबी हयात हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये डॉक्टर, बल्कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए अलार्मिंग होगा। अब तो प्लास्टिक रेमिनेंट्स जो छोटे छोटे होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी मिल रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क में भी मिल रहे हैं, प्लेसेंटा में भी मिल रहे हैं। तो लिहाजा ये तो पूरी बॉडी में चीज़ जा रही है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अभी एक रिसेंट इटली में रिसर्च हुई जिसमें 35 मदर्स के जो है उन्होंने सैंपल्स टेस्ट किए और इट वाज क्वाइट अलार्मिंग कि ये ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो शामिल हो रहा है। इसके साथ साथ अब ये आता कहाँ से है? एक तो फूड चेन के आपके पानी के जो आपकी सी फूड है उसके ज़रिए, या आबी खुराक, आप मछली दीगर आबी हयात की सूरत में आपके जिस्म में थ्रू इंजेक्शन आ जाता है। दूसरा जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होते हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं या दीगर, अभी आपकी रिपोर्ट में आपने दिखाया कि इसको रीयूज़ करके और रिसाइकिल कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या बन रही है, क्योंकि इस वक्त जो रिसाइकलिंग हो रही है, एक तो जब आपका प्लास्टिक जो है आपने इन्वेंट किया, सिंथेसाइज किया इसको, तो ये एक बहुत ही अच्छा सलूशन था, रेडीमेड लो कॉस्ट सलूशन, और इससे काफ़ी अच्छी आपको सहूलत हुई इंसान को। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं इदराक था कि इसकी बायोडिग्रेडेशन जो है वो साल साल नहीं होती, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है और इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, आप किस तरह से इसका मुकाबला कैसे करना है डॉक्टर साहब? हम इक़दामात पे बात करना चाहते हैं जो हुकूमती सतह पे या कम्युनिटी की सतह पे कोई लिए जा रहे हैं। क्या हम आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे? क्या भाई 1 2 3 ये इनिशियली तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदियाँ, ये सब कुछ तो हमने करके देख लिया। 10 दिन बंद होते हैं दुकानों पर मिलना, 11वें दिन फिर उसी में सामान बिक रहा होता है। इसमें देखें 2-3 आपको तरह से इसको कंट्रोल करना होगा। ये तो बात तय है कि आप जब तक प्लास्टिक को इसका इस्तेमाल ख़त्म नहीं करेंगे आपका सलूशन नहीं है, क्योंकि अगर रिसाइकिल भी आप कर रहे हैं, मैं वही बात अर्ज़ कर रहा था कि रिसाइकलिंग में भी ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि अब जो नई रिसर्च स्टडी, जैसे ब्रेस्ट मिल्क की बात हुई, इसी तरह रिसर्च स्टडीज़ में है, जो आप रिसाइकिल करते हैं वो उसके माइक्रो प्लास्टिक जो हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो रह जाते हैं या वो स्प्रेड होते हैं और वो अल्टीमेटली इंसान के अंदर या दीगर जो जानदार हैं उनमें शामिल होते हैं। तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है रिसाइकलिंग भी। अब उसकी जो कोई आप क्राफ्ट्स या दीगर चीज़ें बनाएं खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू उसको रखने के लिए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप उसको
घरेलू इस्तेमाल के लिए, कोई कंजप्शन के लिए रिसाइकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वली फैटल एज दी पोल्यूटेंट्स, या आपका जो प्लास्टिक है आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब आपको प्लास्टिक को स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के लिए आपको इक़दाम क्या करने हैं? इक़दाम आपको एक तो लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होगा, जो हमने पहले इक़दाम किए शॉर्ट टर्म मेजर्स की, इसको लॉन्ग टर्म अपने सासे अपने आप के अंदर शऊर पैदा करना होगा। वो शऊर कैसे पैदा करना है? इंडिविजुअल्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी है। वो हमें ये पता होना चाहिए इसके नुकसानात क्या हैं। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स की हैं, वो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको ये इदराक नहीं है कि ये अल्टीमेटली उनके लिए उनके जिस्म में दाखिल हो रहा है और ये उनके लिए नुकसानदेह है इन द लॉन्ग रन। इवन के ये जेनेटिक चेंजेस भी ला रहा है आबी हयात के अंदर, ये भी इस पे भी रिसर्च हो चुकी हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना है तो इंडिविजुअल्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, वो शऊर से आएगा। हम उसके लिए अपने जो एकेडमिक जो स्कूल लेवल पे करिकुला है बच्चों की जो उम्र होती है वो बड़ी अच्छी होती है, जो उसके अंदर वो अपटेक करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो बिहेवियर चेंज करना है हमने एक रिसर्च स्टडी की जिसके अंदर ये मैरीन पोल्यूशन के हवाले से लास्ट ईयर की थी। उसमें नॉलेज परसेप्शन एटीट्यूड को हमने एग्जामिन किया बीच गोअर्स को। तो उसके अंदर हमारे पास नॉलेज भी है, परसेप्शन भी है, बट वी आर अनएबल टू डेवलप आवर एटीट्यूड टू रिस्पॉन्ड द पोल्यूटेंट्स और द पोल्यूशन। हमने अपने आप के ऊपर एहसास जिम्मेदारी लागू करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उस जिम्मेदारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपने लेजिस्लेशन का सहारा लेना है, और वो हमारी पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की सूरत में मौजूद है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है आपको नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे करना होगा। उसमें आप प्रोडक्शन साइड एग्जाम तो हमारे बड़े इनसाइट्स एंड टिप्स एज वेल आपने लाया, बड़ा अच्छा बताया डॉक्टर साहब। लेजिस्लेशन की भी आपने बात की है, बस फॉलो अप कुछ खास हमारा होता नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव सर। थैंक यू। लेकिन साथ ही भारी जुर्माने अगर हम करना शुरू कर दें ना तो क्या ही बात, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्रिएट करने में बड़ा इफेक्टिव होते हैं। मतलब भारी जुर्माना इज़ द ओनली थिंग मुझे लगता है जो कि एक माशरे को एक डिसिप्लिन में रख सकते हैं, और फिर लोगों को मतलब लिटरली मेक इट अ फैशन जिसमें होता है ना। वरना तो ये जो बैग्स अभी हम बनते हुए देख रहे थे एंड ऑल दैट, आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप ये चीज़ें लें और फिर इसको एडवर्टाइज करें कि वी आर यूजिंग दीज थिंग्स ओनली बिकॉज ये सारा रिसाइकल हो रहे हैं, बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। मतलब ये एटीट्यूड हो तो फिर बनता है। अच्छा, दिस इज़ नॉट गुड स्टोरी एंड नॉट वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि केपी की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वाहिद, बल्कि हम कहेंगे कि मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबा पेशावर BRT सख्त माली मुश्किलात की जद में है, जिससे इस सर्विस को बंद होने का भी खदशा पैदा हो गया है। और सूबाई हुकूमत मंसूबे के लिए खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों को 1 अरब के करीब वाजिबात अदा करने में नाकाम है। बर वक्त इक़दाम ना उठाए गए तो आपको पता ही है क्या होगा, लाखों मुसाफिर इस बड़ी सहूलत से महरूम हो सकते हैं। It would be a tragedy. It would be. इसी पे बात करते हैं लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं इससे। ये बाइज़्ज़त एक सफरी सहूलत है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खान खटक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सब बता दें ज़रा, ये BRT मंसूबे की माली मुश्किलात एक्चुअली क्यों पैदा हुई, कब से चल रही हैं? एक्चुअली जी ये कोई ऐसा अभी फ़िलहाल सूबे के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं, क्योंकि सूबे के साथ बिल्कुल पैसे नहीं है, मगर BRT में हमारे पास इनको देने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाल्लाह हम जो BRT में जो डाइवो वाले क्लेम कर रहे हैं या और भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो हमारे साथ कोई मसला नहीं है पैसों का जी, हम दे सकते हैं। तो खटक साहब, क्या ये फैसला हो गया है कि इसको बंद करेंगे या एक्सटेंड करेंगे? मतलब कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, कोई रास्ता निकाला है आपने? नहीं जनाब, हमारा ना हुकूमत का ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर अगर वो बंद करना चाहें तो उनसे फिर पूछा जाएगा। पेमेंट तो उनको अभी तक मिलती रही है और अभी भी मिलेगी। इन्होंने 20 साल पहले हमारे डिपार्टमेंट के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया हुआ था, और हमने इनको एक बस स्टैंड या टर्मिनल कह लें या बस स्टैंड कह लें, आसानी में बस अड्डा कह लें, वो इनके साथ हमने इनको रेंट आउट किया था, और इनके साथ हमने 20 साल की एग्रीमेंट या लीज़ जो भी हो उस पर हमने दिया था। सो वो लीज़ तकरीबन 2022 को एक्सपायर हो गई। तो
हमने इनको 12 बल्कि मुझसे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, हमसे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी, उनके डायरेक्टर्स, उनके मिनिस्टर्स और फिर अभी जो मेरे प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें लिखा कि जी आप, और ये रिकॉर्ड पे हैं कि आप इनको, आप ये जो पेमेंट आपके वो हैं बकाया जात, वो मेहरबानी करके आप जमा कर दें, और बाकी ये है कि आप अपना कमिटमेंट ऑनर करें और इसको वेकेट करें। आप मुझसे, आपके यहाँ पर मेरी तरफ तो 100 रुपये बनते हैं, तो वो तो आप मुझसे मांग रहे हैं, इधर मेरे आपकी तरफ 50 रुपये बनते हैं, आप मुझे उन काटने नहीं दे रहे, तो मैं अपने गले में क्यों किसी के लिए वो पंदा डालूं कि मैं गवर्नमेंट के पैसे बगैर दे के उनको पेमेंट कर दूं। तो अब इंशाल्लाह हमारा सीओ कल आ जाएगा, सीएस से भी मेरी बात हुई है, चीफ मिनिस्टर से भी हमने रिक्वेस्ट की है, तो इंशाल्लाह परसों हम इसके काबिल हो जाएंगे, इनको पेमेंट कर देंगे। चलें, आपके मुताबिक ये मामला आप सेटल कर लेंगे, होपफुली कर लें। लास्टली खट्टक साहब, निगरान हुकूमतों को आपको पता है आईनी तौर पर मैंडेट बड़ा महदूद होता है, इसके बावजूद आप लोग खासे बड़े फैसले ले रहे हैं, दूसरों के खिलाफ नैब केसेस बनवा रहे हैं, तो बात यहाँ पर रुकेगी तो नहीं? कल को आप इक़्तिदार से महरूम होंगे तो नैब या कोई और अदारा आपके खिलाफ केसेस खोल देगा, आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इसके लिए? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और थर्ड मैं टैक्स पेयर हूँ, तो ये मेरा राइट बनता है हर लिहाज से कि मैं अपने पैसों के, अपने कौम के पैसों का पता मालूमात हासिल करूँ कि ये कहाँ लगे, कैसे लगे हैं, ये मेरा राइट बनता है। और अगर मैं कोई गलत काम करूँ, मैं कोई डाका डालूँ, मैं कोई करप्शन करूँ, तो बेशक मेरे पूरी फैमिली को खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो मैंने आपको बताया बसें खरीदी, उसमें बहुत बड़े कपड़े हुए। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर जो हमारे ये जमरोद रोड पे जो पुरानी बसें फिरा करती थी और लोगों को, सवारियों को ले जाया करती थी, वो जनाब आज इन्होंने वो सारे इकट्ठे करके और वो उनको पता नहीं फ़ी नंबर या जो भी व्हाटएवर इन्होंने रेट लगाए वो सारे ले लिए। उसमें मुझे ये भी मालूमात इन्फॉर्मेशन है कि जी जहाँ भी कोई बक्से वक्से ऐसे ही खाली ख़राब गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी इन्होंने ले ली। चले, अब मैं उनसे ये पूछूंगा कि भाई आपने वो गाड़ी ले ली तकरीबन 8 अरब रुपए की, वो पैसे कहाँ चले गए? अच्छा, अभी मेरे मुशाहिदे में आए, बल्कि आप ही देखिए। जी, आप कह रहे हैं कि आप तो टैक्स पेयर हैं और खट्टक साहब, सॉरी दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। मुझे तो डर ही लगता है जब लोग ये भी कहते हैं ना कि बेशक हमारी फैमिली से भी पूछताछ वगैरह हो जाए, प्लीज़ ये कहा भी ना करें, क्योंकि आजकल हालात पता ही है, फैमिलीज को भी उठा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, कुछ और बातें हो जाएं? बहुत सी बातें हैं, सोच लें कौन कौन सी करनी है। नहीं, पहले तो यही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में हज़ारों अफराद आपको पता है गिरफ्तार हुए, मगर जिस तरह मुकदमात चलाए और बनाए जा रहे हैं, हुकूमत पंजाब और पुलिस की परफॉर्मेंस पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। डेफिनेटली चौधरी परवेज़ इलाही पर मुकदमा आपको पता है बन रहा है, वो अभी मतलब निकले ही थे कि दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया और अदालतें उन्हें क्लीन चिट भी देती चली जा रही हैं, बट देन अगेन दोबारा अरेस्ट हो जाते हैं। चौधरी साहब को यकीन है पर्चे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उनका क्या कहना है देख लें। मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 भी पर्चे ये दर्ज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा मैसेज है पीटीआई वालों को कि आप इनके हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई, उसमें आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहें और इनका मुकाबला करते रहें। समझ नहीं आ रही मुझे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं हक और सच की लड़ाई, फिर वो 9 मई को जो लड़ाई के बाद हुआ या लड़ाई के दौरान हुआ, वो सर उसमें आपकी क्या स्टैंडिंग है? क्योंकि आप एक तरफ तो उन वाक़यात की मजम्मत करते हैं, फिर आप कहते हैं तो हक और सच की लड़ाई है। खैर, लाहौर पुलिस जो है वो जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ गिराव में यास्मीन राशिद का किरदार भी साबित न कर सकी। पैसा आया वंडर, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद 2-4 पेशियों में ही बरी हो गई, जबकि पुलिस उन्हें कोर्ट कमांडर हाउस पर हमले की मनसूबा साज करार दे रही थी। और जो
फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट की फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पे यास्मीन राशिद ही मुश्तइल एहतजाज की सरबराही कर रही थीं। लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से मुरतब कर ली गई है। यही नहीं, सवात से गिरफ्तार मुलजिम रईस तो अपने मुंह से सब कुछ बता रहा है। एक्चुअली सुन लीजिए क्या कह रहा है। मैं रईस अहमद स्वात जिला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मनसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनसाजी शुरू हो गई और इसी वजह से मैंने ये काम किया है। मतलब वैसे ही शायद ही हमारे यहाँ के निज़ाम इंसाफ में इतनी जल्दी केसेस से कोई बरी हुआ हो और वो भी ऐसे केसेस में जहाँ अरबों का नुकसान हो गया हो और इमेज तो आप पूछे ही ना, वो तो मस्क ही हो गया। अच्छा, अदालतों को बाय द वे बज़ाहिर पंजाब पुलिस की प्रोसिक्यूशन जो है वो समझ नहीं आ रही, वैसे किसी को भी नहीं आ रही। मुकदमात या तो इंतहाई जल्दबाजी में बनाए गए हैं या मकसद ऑफकोर्स सियासी गिरफ्तारियाँ थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कल फिर दावा किया कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ ठोस शफाहित मौजूद हैं। 215 कॉल्स है जो जिना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है, यानी 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स वही लोग 9 मई में भी मौजूद है। 8 मार्च को हंगामा ज़मान पार्क के बाहर कराया गया था। अब आते हैं कि किसने कितनी कॉलें की और कोर्ट के क्या फैसले हैं और हम किस बेसिस पे उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स और ये कॉल्स GSM की कॉल्स है, व्हाट्सएप की कॉल्स और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल। 9 मई के बाद पुलिस के खिलाफ पहले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी है सर्टनली कि वो गैर मामूली फुर्ती दिखाने के बजाय पाए द बुक चले, अदालतों में अपना केस मजबूत ठोस तौर पर पेश करे, ठोस बुनियादों पर पेश करे। तो उसी सूरत में पुलिस कुछ भी कहती रहे, सियासी इंतकाम का तासुर सर्टनली जड़ पकड़ रहा है और पकड़ेगा। सो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अगर आपके पास इतने ठोस सबूत थे तो फिर आई वॉन्ट इतनी जल्दी वैसे हमारे यहाँ वैसे आपने कभी बरी नहीं, ये जमानत नहीं हुई है उनकी, वो बरी हो गई, ऑल्दो वो लीड कर रही थी, पूरी दुनिया ने देखा और कहा भी यही जा रहा था। ऑल्दो ऑब्वियसली दैट कुड बी डिस्प्यूटेड, लेकिन उनको उसी बिना पे तो पकड़ा भी था ना। तो फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद उनकी ऑडियो कॉल भी मौजूद है जिसमें वो डिस्कस कर रही हैं और लोगों को कह रही हैं कि अच्छा ठीक है, वहाँ जो करना था वो तो कर लिया, वापस लिबर्टी आ जाओ। मतलब there was ample SSP इन्वेस्टिगेशन से यही पूछते हैं। सबसे पहले तो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 9 मई वाले केस में अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की चूंकि हम बात कर रहे हैं, उनकी बरीयत के बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, तो गवाहान भी हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद पंजाब पुलिस किसी को सजा नहीं दिलवा सकती। तो ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी नहीं समझेंगे आप? देखिए, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो 97/23 नंबर केस जो सर्वर रोड का है उसमें अरेस्टेड हैं और उनको जुडिशियल कराया गया है। जहाँ तक बात आप ये कर रहे हैं कि जिना हाउस से केस से रिलेटेड, दैट इज 96/23 सर्वर रोड, तो उसमें हुआ कुछ यूँ है कि जो जजमेंट की ग्राउंड बनाई है वो ये है कि ना तो वो केस में नॉमिनेटेड है और ना ही सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेटेड है। चूँकि जो रियलिटी है वो इसके थोड़ा डिफरेंट है। 10 मई की तारीख में उनको नॉमिनेट किया गया है ज़िमनी के अंदर गवाह के बयान के ऊपर। सो वो प्रोबेबली समहाउ दैट फैक्ट हैज बीन मिस्ड, तो इस वजह से ये इशू आ गया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास शवाहिद मौजूद नहीं है, उनकी वीडियोस भी हैं। और येस, वी नीडेड रिमांड बिकॉज हमें उनका फोटोग्रामेटिकल टेस्ट कराना था, उनका वॉइस एनालिसिस कराना था। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम ये कहें कि किसी की पिक्चर है और हमारे कहने में और एक सर्टिफाइड एजेंसी के सर्टिफिकेट देने में देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। सो वो एडमिसिबल एविडेंस है कोर्ट के अंदर, तो हमें उस एडमिसिबल एविडेंस को पेश करना होता है कोर्ट के अंदर। चलें, आपने अपना तो मौका पेश कर दिया। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि
पुलिस का दावा है हज़ारों अफराद की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन सब के सब वही हैं जिनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है, इसके बावजूद अदालतों को कायल ना कर पाना। तासुर आपको पता ही है, पहले भी ये बन रहा है कि केसेस सियासी हैं, गिरफ्तारियाँ सियासी हैं। ये तासुर ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या सोचा है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल? इज़ देयर एनी प्लान इन पंजाब? जितने भी केसेस हैं उसमें बिल्कुल आइडेंटिफाइड एक्यूज पकड़े गए हैं और मकसद भी यही था कि नंबर गेम में नहीं जाना है सिर्फ, और उसमें हमें आइडेंटिफाइड थ्रू जियो फेंसिंग, आइडेंटिफाइड थ्रू नादरा, आइडेंटिफाइड थ्रू फेशियल रिकग्निशन एंड फ्रॉम द सेफ सिटी कैमराज, हमने सिर्फ उनको अरेस्ट किया है। अब ये जो सारे एविडेंसेस हैं, जो चीज़ मिस की जा रही है वो ये है कि जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अगर वो सारे एविडेंसेस इकट्ठे नहीं होंगे, या अभी क्योंकि आपको पता है कि अभी प्रोसेस शनाख्त पीरियड का शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग अभी हमारे पास रिमांड पर आ गए हैं। अगर सिर्फ मैं 96 केस नंबर की बात करूं जो जिनाह हाउस की है, उसमें ही हमारे पास अभी 89 फिजिकल रिमांड पे हैं, जिनकी अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है। 13 फीमेल्स हैं, उनकी भी सारी जो है वो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है। तो ये बहुत ही कबल अज़ वक्त है ये वाला राय कायम कर लेना कि सजा नहीं दी जाएगी या कोर्ट्स में जो है वो इस चीज को इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और अब हमें जरूरत है ऑफ कोर्स टाइम की, जिसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरे एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाएंगे कोर्ट में। अच्छा डॉक्टर अनुज, बहुत से लोगों का ये भी कहना है, अगर आप वर्ल्ड ओवर भी लोगों के जो ओपिनियंस हैं ऑन व्हाट हैपेंड ऑन नाइट में और उसके बाद जो अरेस्ट हुए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं उनमें कई ऐसे भी हैं जो कि दे जस्ट हैपन टू बी देयर, वो बाकायदा जलाओ घराव करने वाले नहीं थे, वो नारे लगाने, शोर मचाने और वैसे ही दे वर पार्ट ऑफ द होल जुलूस जो वहाँ था। तो क्या ऐसे लोगों के लिए माफ़ी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए? बिकॉज उन्होंने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कोई डैमेज नहीं किया, उनका एक राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। दे वर जस्ट देयर। बिल्कुल ऑफ कोर्स, अब ये बात है कि जो लोग वहाँ तो बिल्कुल नहीं थे या किसी ऐसी रीजन की वजह से फंस गए, वो एक अलग लोग हैं। अगर कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करें, और जिसमें ये बात आपने की कि कुछ लोग वहाँ पे एक्टिवली तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ जलाओ घेराव कर रहे थे और कुछ लोग नारे लगा रहे थे, देखिए उनकी एक्टिविटी के मुताबिक उन पे सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होगा। जाहिर बात है नारे लगाने वालों पे 302 तो अट्रैक्ट नहीं होगा ना। सो जो FIR है उसकी कंटेंट और उसकी जो सेक्शंस हैं आप उस पर गौर करें तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हुए हैं और सारे सेक्शंस सब लोगों पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हर शख्स के रोल के मुताबिक उस पर सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होगा। और जहाँ तक ये बात है माफ़ी की, और देखिए कुछ ऐसे लोग भी, बहुत सारे अराउंड 200 लोग ऐसे थे जो जियो फेंसिंग में आ गए, जिनकी नादरा में तस्वीरें आ गई, लेकिन उन्होंने अपना सफिशिएंट जस्टिफाइड रोल जो था, उनको सफिशिएंट जस्टिफाइड एक अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि वो वहाँ पर क्यों थे, उनका क्या रोल था। वो शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ गुजर रहे थे वहाँ से, कुछ फूड डिलीवरी वाले थे, कुछ लोग स्पेशली सहाफ़ी थे। ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए और उनको उनके रोल के मुताबिक जब उनको डिस्कवर किया गया कि वो वहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे और उनका कसूर नहीं था, तो उनको वहाँ से एक्सॉनरेट कर दिया गया। जो भी सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होगा सिर्फ वही उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना और उससे कम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुज चौधरी, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हमारे साथ थी। बात यह है कि अब जिसको प्रोसिक्यूट करना है, जो ट्रायल्स करने हैं, उनको शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज ताकि उसमें क्यों बैठे हुए हैं वहाँ बहुत से लोग हैं जो कि दे आर जस्ट वेटिंग कि अब हमारा ट्रायल शुरू तो हो, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी इस इंतज़ार में होंगे कि अब ये बात होगी तो हम छोड़े जाएंगे। और मेरा ख्याल है थोड़ा और ज़्यादा और मुतहर्रिक हो, ये अहल खाना को पकड़ने का सिलसिला या किसी के बाप को या माँ को पकड़ने का सिलसिला, ये अब आज की दुनिया में मायूब काफ़ी रखता है। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप वहीं जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वैसे पता है क्या, एक तासुर ये भी देने की कोशिश की जाती है, वर्ल्ड इज वाचिंग, तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। एक और बात ये है कि पूरी दुनिया में, मुहज़्ज़ब दुनिया में, LAPD में भी आप देख लें, अगर आप किसी से, पुलिस को किसी से असिस्टेंस चाहिए होती है, उसे थाने बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उसे वापस भेज दिया वापस। तो ये अभी एक्चुअली हमाद अजहर साहब के वालिद को भी बुलाया गया, मतलब उन्हें लेके गए साथ, ज़ाहिर बुलाते तो वो नहीं आते ना, उन्हें लेके गए साथ, 1 घंटे उनका फ़ोन वगैरह चेक किया, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया कि पता नहीं हाँ क्या हो गया। तो ये पूरी दुनिया में ये वैसे ये है,
आप बुलाते हैं, वो महज़िब दुनिया है, वहाँ लोग बुलाते हैं, चले जाते हैं, वो बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको जाने देते हैं। हाँ, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टिल देयर, और जो कि अगर वो इंसिस्ट भी करें जी हमने कुछ नहीं किया था, वी जस्ट हैपन टू बी देयर। आई नो ऑफ सम फैमिलीज जो कि जैसे अब कहीं कुछ हो रहा हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, फिर आप रुक जाते हैं जब आप इस किस्म का मेहम देखते हैं। हम तो एक्सीडेंट देखने के लिए भी रुक जाते हैं, वो कौम है। तो जी उनकी गाड़ी चूंकि आइडेंटिफाई हुई तो उनको भी पकड़ लिया, बट दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड। तो ये चीजें दे नीड टू बी क्लियर। नहीं, यही तो सारी बात है कि आप ट्रायल स्टार्ट तो करें, शुरू तो करें तो पता चले, वरना 2-2 हफ्ते तो लोग बैठे हुए हैं अभी तक अंदर इंतजार में कि कब छोड़ेंगे। आपके अपने लिए भी आसानी करें ना, मतलब इतने लोग संभालना मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन नहीं, आप खांस ले तो मूविंग ऑन। वो लोग जो बिल्कुल नहीं खांसते और बड़ा अच्छा गा भी लेते हैं, हम सजाद अली साहब की बात कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्सर्ट के लिए डेलिस में हैं आजकल, और वहाँ जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ आपको पता है ना, जो म्यूजिकल लोग होते हैं उनको कोई इंस्ट्रूमेंट नजर आ जाए वो उधर ही स्टार्ट हो जाते हैं। माशाल्लाह इनके बच्चों ने इनके साथ एक जबरदस्त टीम बना ली है, चाहे वो जो हो, चाहे दीगर इनके खूबी अली हो, या और इनका एक और बेटा भी है ना। तो दिस इज अ होटल लॉबी जहाँ उनके बेटे पियानो बजाना स्टार्ट हो गए, एंड सजाद अली साहब ब्रोक इनटू ए सॉन्ग। आवाज आ रही होगी आपको, मेरा ख्याल है। हमारे साथ अगले एक मेहमान मौजूद है, ऑलरेडी हम उनकी ऑडियो चेक कर रहे थे, साथ ही हमने कहा चलेंगे। लेकिन उनकी भी आवाज बड़ी अच्छी है, उन्होंने ऑडियो चेक कराते हुए सजाद अली साहब का ही गाना हमारे साथ गा दिया। मेरा कर रहा था कि मैं गाना सुनता रहूं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है और हमें आगे बढ़ना है, और हमें कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करनी है, जो सर्टनली एंटरटेनमेंट की दुनिया का मोतबर तरीन मेलों में से एक समझा जाता है। और जब से हमारी पाकिस्तानी फिल्म, आपको पता ही है, जो आइलैंड पिछली दफ़ा गई थी, एक ओपनिंग से मिल गई है हमें, और इस मरतबा हमारी एक फ़िल्म है जो कि पाकिस्तानी कैनेडियन डायरेक्टर हैं ज़रार खान, उन्होंने बनाई थी, एंड इट इज़ अ मिस्ट्री हॉरर फिल्म, और इसने बड़ा इम्प्रेस किया। फिल्म का नाम है इन फ्लेम्स, और वहाँ पर हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत से लोग वैसे तो मौजूद थे, लेकिन अदनान शाह टीपू भी वहाँ मौजूद थे, और हमने सोचा, हमने इनकी तस्वीरें देखी थी, बड़े ज़बरदस्त ये लग रहे थे ऑन द रेड कार्पेट, यू नो, वेयर ऑल द स्टार्स आर प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ इन्हें बुलाना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, बहुत मुबारक हो। अच्छा, और आप तो वो बड़ा, आपने वो पैराफर्नेलिया भी पहना हुआ है कांस का, तो डेफिनेटली इट इज वो कहते हैं ना फेदर इन जो कैप, तो उन्होंने कैप ही पहन ली है। टीपू साहब, कैप इसलिए पहनी कि मैं रात को 4 बजे शूटिंग खत्म की है, ये बाल बनाने से बेहतर था। सर ये देखिए, बाल अभी तक सफेद है। अच्छा, वो अच्छा तो मैंने कहा, और ऊपर से 4 बजे शूटिंग खत्म की, तो मैंने आंखों में नींद भरी हुई है, चश्मे लाना मैं भूल गया। ये डायरेक्टर्स जो पिछले साल जो हुई थी जॉयलैंड, वो डायरेक्टर्स फोटे में नहीं हुई थी। अच्छा जी जी, बिल्कुल। डायरेक्टर्स फोटे में ब्लड ऑफ हुसैन के बाद जो जमील देवली साहब ने बनाई थी, 40 साल के बाद किसी पाकिस्तानी फिल्म ने कांस में या कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? हुआ जिस तरह के हम देख ये मैं भी अभी तक इस बारे में हैरान हूँ। जब मैं फिल्म कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ईमानदार सा आदमी हूँ, जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, और आपने खासी ऑनेस्ट बात कर दी है कि आपको अंदाजा नहीं था कि हमको अच्छा काम हम तो सारे काम देखिए। जब आप एक फिल्म है खामोश पानी, जिसको 24 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे, जब वो उसने लिखा वाला फिल्म फेस्टिवल भी जीता था, कारा फिल्म फेस्टिवल भी जीता था। बट दिस फिल्म इज लाइक इट्स एन ऑल आई कैन से, मुझे लगता है कि इफ आई एम स्टैंडिंग देयर तो इट्स ड्यू टू प्रेयर्स, ड्यू टू 25 साल का हार्ड वर्क, तो वो है उसका, और द काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू हैव, दैट इज समथिंग यू। टीपू साहब, जब आप किसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं, बिकॉज ये एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म है, अब हम इसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस्म की होगी, आप सिर्फ अपना रोल देखते हैं कि मेरा क्या रोल होगा इसमें, या ओवरऑल आप किसी चीज? इफ यू ऑनेस्टली लुक एट मी, तो आई स्टिल वर्क एज लेबर। अगर मेरे पास में बहुत सारा काम हो तो आई जस्ट डू इट because I survived through this work. That's my bread and butter. I don't have much. I'm a character actor. I don't have much क्या कहते हैं choice. अगर क्या कहते हैं इससे तो, but this film I worked before this film with Zarar Khan as well. We did Stray Dogs. So I enjoyed working with him. And whenever I trusted him, and so did he. So when he offered me this role, so I was said, yeah, let's do it.
सर कैरेक्टर एक्टर्स की जब भी बात होती है ना, आपका नाम सर फहरिस्त आता है पाकिस्तान में, सर्टनली माशाल्लाह। अच्छा, ये फिल्म इन फ्लेम्स, ये क्या हम भी देख सकेंगे कभी सिनेमाज में या नहीं देख सकेंगे? मुझे आज समझ नहीं आता कि ये फिल्में बनती हैं लेकिन इनमें से बहुत सारी फिल्में हम तक नहीं पहुंचती हैं। सर ये बिल्कुल हमें देखनी चाहिए। अब इसके बारे में मैं तो आपको पता, मैं लेकिन ज़रार से आपकी बात हुई, इरादा है हम नहीं आई हूँ, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हम वही द इन फ्लेम्स टीम इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम लोग देखेंगे। कांस का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत से लोग वहाँ ऑलरेडी पूरी दुनिया से मौजूद होते हैं, आपकी फ्रेटर्निटी का मेला होता है ये एज एन अदाकार फनकार की। सर इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल। एक बात तजर्बे ऐसे होते हैं जैसे बाप बनना है, माँ बनना है, जब तक आप बनेंगे नहीं ना आप उसको नहीं बता सकते। आप देख सकते हैं, मैं खुद भी एक बेटा था लेकिन जब मैं खुद बाप बना तो आई केम टू नो इट। सर मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन एज ए जो एप्रिसिएशन और मुझे यहाँ पे मिली है 2 मिनट की क्लैप, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। मुझे नहीं, मुझे इज द रॉन्ग वर्ड, जो इन फ्लेम्स टीम को मिली है वो दैट इज। फिर मैं वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे बट वन वुमन इज क्राइंग, दैट्स माय वाइफ। अगर आप वो वीडियो पता नहीं आपके साथ शेयर किया गया, टीपू, and that's the only voice I heard, otherwise there was only clap for 2 minutes. अगर मैं आपको यकीन माने बिठा दूं, then I met क्या कहते हैं साथ वाले हमारे हमसाया मुल्क से जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, and we both are crying. बहुत बड़े वो डायरेक्टर हैं। नाम बता दें इसमें को? सर नाम नहीं बताऊंगा, छोड़ दे वो। मैं अच्छा चले, वो शायद तस्वीरों में आपको पता चल जाए वो कौन साहब है। वो बहुत बड़े इंडिया के डायरेक्टर हैं, तो हम एक दूसरे के साथ लग के रो रहे हैं। फिर आई मेड फ्रेंड्स। इतने ये सारे जो लोग बैठे हुए यहाँ मामूली लोग नहीं है। बिल्कुल अमेरिकन प्रोड्यूसर है। इस कांस के बाद मेरी उससे बातें हो रही हुई फ्रेंड एंड ब्रदर। राइट टू से कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके एक लेवल पे होते हैं सारे, इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है इन इटसेल्फ। मुझे लगता है कि हम लोग सीधे सोसाइटी ना कंजूस है। अब इस बच्चे ने जो पहनी हुई है टाई मैंने लेके दी है, इफ इसने बाल अच्छे बनाए मैंने बनाए, इसके बाद हमें वी डोंट अप्रिशिएट ईच अदर। एक लाल कोट मैंने आपको दे दिया, अगर मैं कह दूं यार यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर वेरी गुड होस्ट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? व्हाई यू नॉट अप्रिशिएटिंग? और इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, हम सबको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस do we have a freedom of speech? It's हम तो कोई ऐसी बात नहीं करते कि हमारा हमें नहीं है। हम थोड़े से मोहतात और डरते भी हैं, मुझे डर गए हैं किसी उस चीज की तारीफ ना हो जाए जो पब्लिक का है कि हो है आपने कैसे पब्लिक की जो है, पब्लिक को भी हमने आदी कर दिया ना। आप आदी करते हैं लोगों को। हमने पिछले 15-20 साल से बकौल फैज साहब के चली है रस्म, कोई सर उठा के ना चले। देखो आप और मैं टैक्स अगर देते हैं तो अगर जिसने भी जो भी हमारी गवर्नमेंट है मेरे टैक्स पे चलती है यार, मेरे टैक्स पे चलती है ना, या कोई और सोर्स भी है। तो मैं क्या अपने, अगर मेरा बाप मुझसे गलत करे या कोई भी गलत करे तो कोई बच्चे का हक नहीं होता कि पूछ सके अपने बाप से या अपनी माँ से कि ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप हमारे माई बाप है जो कि आप हैं तो क्या हमारा हक नहीं सर हम आपसे पूछ सके? मतलब आंसरेबल होना चाहिए। नहीं आंसरेबल नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपको माने कि आप हमसे बड़े हैं, वी हैव एक्सेप्टेड इट, तो क्या आपसे पूछ रहे? क्या बहुत सारी दफ़ा वैसे माँ बाप जो है ना बच्चों की बेहतरी के लिए बच्चों की ज़रा सरजनिश भी करते हैं, वो करें चाहिए। राजी क्या करें सर, कौन मना करे? माँ बाप को आप मुझे बताएं कौन मना करे? अच्छा, कमिंग बैक टू द फिल्म स्टीपू, अब ये ओपनिंग, ये प्लेटफॉर्म आपको मिला माशाल्लाह, पूरी दुनिया ने इसको देखा, अप्रिशिएट किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में व्हेन यू आर बैक, जब इतने बड़े स्टेज से आप होके आ रहे होते हैं, लोग खुल के मिलते हैं, तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सर मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। अगर आप जिस दिन से मेरी एक वो तस्वीर चली जिस पे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी कि मैं यूँ करके थैंक यू कर रहा हूँ, किसने नहीं किया? सरवत गिलानी, हिरा मानी, क्या कहते हैं एहसन रहीम, क्या कहते हैं असफर अली, क्या कहते हैं
everyone. जिसको मैं मिला हूँ, आई एम लकी इन दैट। अली सलमान, रेहान शेख, निगहत आपा, जितने भी लोग हैं, क्या कहते हैं, इतने लोगों ने, इमरान अशरफ, मैं नाम अगर किसी का भूल जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मोहसिन अब्बास हैदर, क्या कहते हैं, the whole fraternity basically. The whole, I am lucky one. I am lucky one that everybody shared that picture. मुझे लगता था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी नहीं, I love this picture. This speaks millions for it. बहुत आला, बहुत अच्छा. I love this. कि I'm still crying after seeing that picture. कि Emotional है आप. देखिए आप, मुझे लगा कि मैं अगर उस फिल्म को भी देखूं तो मुझे लगा कि ये I don't know मैं कैसे उठाऊं, मैंने कैसे किया है, मुझे लगता है वो तस्वीर में मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। Even I don't know that person. क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। हमारे लिए तो वो बिल्कुल आप ही हैं टीपू साहब। और मेरी बेगम की तस्वीर नहीं तुमने लगाई, तुम लोगों को मैंने तस्वीर भेजी थी अपनी बेगम की। भाई लगाएं जितनी तस्वीरें, बेगम की तस्वीर लगाओ तुम लोग। बेगम की तस्वीर की जरूरत बेगम की तस्वीर बहुत, क्योंकि बेगम की सपोर्ट होती है तो इंसान आगे पता नहीं है, बताते नहीं, वो देना बहुत जरूरी है। इन द मीन टाइम इनमें से तो कोई आपकी बेगम नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। जल्दी से पूछ लेना। अच्छा, थोड़ा सा शेयर करेंगे कि आपका क्या रोल है इन द मूवी, ताकि जरा लोग जरा इंटरेस्टेड होते हैं। और कहानी भी बताती हूँ कि अक्सर कहानी मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बता सकता हूँ कि जब आप बहुत शॉर्ट वर्ड में, जब लोग बेबस हो जाते हैं ना, अगर आप बेबस हो जाए या मजलूम हो जाए, और ये ना दुनिया में दो तीन मेरा ये मैं आई एम एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में 3 लड़ाई की वजूहात है या मसले की वजूहत है, जन, ज़र, ज़मीन। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक ऐसी माँ बेटी की कहानी है जो अपनों मैं उनका जो है ताया हूँ, उस माँ का चचा हूँ, लेकिन जायदाद के चक्कर में हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा हुआ है, लिटरली देखा हुआ है कि हम लोग जो विरासत है वो इतनी खौफनाक चीज़ है कि भाई भाई के दुश्मन हो गए। बस लोगों ने संगलियां डाल दी हैं बहनों को। आपने भी अक्सर शोज में देखा कि वो जायदाद के चक्कर में के सगे बहन भाई को मैंने अजनबी होते हुए देखा हुआ है। ट्रेजेडी नहीं करते कि कहीं पैसे कहीं और ना चले जाए। मतलब हमारे रिलीजन में इतना ब्लैक एंड वाइट ये क्लियर कट लिखा हुआ और डिवीजन बताई गई है, मतलब नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताया गया कुरान पाक में, लेकिन ये बताया गया है कि इसको किस तरह तकसीम करना है। हाँ, बिल्कुल। सो अगर हम उसी से इतना दूर हो जाएंगे तो ये मसले भी दुनिया में सर कुरान पाक में सबसे लंबी आयत लेन देन के बारे में है। एब्सोल्युटली। और दिस स्टोरी मुझे सबसे इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है ना, थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये इसका The way it's said, वो शेर है ना सैफुद्दीन साहब का, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। ट्रू। इसी पे मेरा ख्याल है कि हमारे पास चूँकि वक्त कम है, इसी पे हम जरा आपसे इजाज़त लेंगे। आपको बहुत मुबारकबाद देंगे, आपकी फैमिली को और इस फिल्म की टीम को। देखिए मेरे बेगम की तस्वीर नहीं लगी है, बीच में लगी है मेरा ख्याल है, नजर नहीं है सर। अच्छा, बाय द वे ये टीपू साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगी है। इफ यू नीड टू फॉलो एनीथिंग दैट ही सेज कि अपने स्पाउस को ऑनर करें, कितना इन्होंने मेंशन किया, सो आई कमेंडेबल, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। अतान शाह टीपू साहब, थैंक यू सो मच। तो मर्द के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक भाई। हम नेशनल गेम्स आपको पता है हमारी हुई हैं और हम गुज़श्ता पूरा हफ्ता मुख्तलिफ कैटेगरीज में चैम्पियंस को बुलाते रहे हैं और बहुत सारी लड़कियों को हमने मदऊ किया है ताकि हम उन्हें इनकरेज कर सकें, उनका टैलेंट, उनकी जीत के बारे में, उनकी कहानी दुनिया को सुना सकें। और आज भी एक और चैम्पियन हमारे साथ मौजूद हैं। और राइट, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि हम क्रिकेट से थोड़ा सा आगे गुजरे हैं और कोई और बात भी कर रहे हैं, तो लिहाजा बहुत सी ख़वातीन लड़कियों की आपने बात की है और ख़वातीन जो हैं वो जेवलिन थ्रो में भी जी बहुत नाम कमा रही हैं। आफ्टर अरशद नदीम मेड इट सो कॉमन इन पाकिस्तान, तो हालिया कौमी खेलों में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में फातिमा हुसैन ने बड़ा जलवा दिखाया है। इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की पूरी सलाहियत ये रखती हैं, तो लिहाजा हमने इनसे बात तो करनी है।
इवेंट में गोल्ड इन्होंने हासिल किया। बहुत शुक्रिया फातिमा, कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके उस्तादों को। ज़रा अपने जर्नी, अपने सफ़र के बारे में बताइए कि बहुत सारी लड़कियों की जब हमने कहानी सुनी तो 4, 5, 6 स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड होती थी, उसके बाद अपनी ट्रू कॉलिंग जिसे कहते हैं ना, वो उन्होंने तलाश की और फाइनली फिर एक गेम या एक स्पोर्ट पे तवज्जो देकर उसमें माशाल्लाह कामयाबियाँ समेटी। तो आप शुरू से जैवलिन थ्रो ही करती हैं या फिर और बहुत सारी गेम्स आपने की हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। और मैं पहले भी शो का हिस्सा बन चुकी हूँ और इस बात में मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। मैं पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन हूँ और मैं 6 दफ़ा मतलब नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान की बन चुकी हूँ। कंटिन्यूसली मैं अपने टाइटल को डिफेंड कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 6 दफ़ा माशाल्लाह मुसलसल, तो मतलब आप तो करीब नहीं, और हर दफ़ा आप अपना रिकॉर्ड भी बीट करती हैं या फिर क्या होता है सिलसिला? और जो नए आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप तो माशाल्लाह अपना आप टाइटल का दिफा करें, लेकिन नए भी आ रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे कभी कभी लग रहा है कि 6 साल से आप ही हैं, कोई नया भी आ रहा है इस इंडस्ट्री में कि नहीं स्पोर्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा। जी जी, इसमें ये होता है कि अच्छे प्लेयर्स बिल्कुल आने चाहिए। मैं भी ये ख्वाहिश करती हूँ जो मेरे से भी अच्छी लड़कियाँ हैं ताकि अच्छा कंपटीशन मिले, और मैं नहीं कभी कभी वो भी जीत जाए तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं भी मिस करती हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो अभी इतने लोग इस तरफ नहीं आ रहे, खासकर लड़कियाँ जो हैं। तो इस चीज़ को अभी इंकरेजमेंट मिलेगी तो ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे। इस चीज़ को इंकरेजमेंट मिलेगी तो ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे। वो बता रही हैं कि मैं ही हूँ 6 साल से, इनको आवाज़ नहीं आ रही, मैंने एक्सप्लेन नहीं, मेरे साथ वायर पकड़ लिया। 6 साल अब आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। तो अब आप इनसे ये पूछें कि हम इंटरनेशनली किस लेवल पे हैं? अच्छा हाँ, बिल्कुल पिछली कॉन्वर्सेशन बिल्कुल मिस कर रही हूँ बिकॉज आई कुडंट हियर। लेकिन फातिमा वाकई मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो क्या है, बिकॉज बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस होती हैं। हम जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलते हैं उनको काफ़ी सुबह उठना, अपना सोशल टाइम सेक्रीफाइस करना, खाने पीने में बहुत बंदिश हो जाती है, बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। मुसलसल 6ठी दफ़ा नेशनल चैंपियन बन रही है। 6ठी दफ़ा आप बन रही है, तो ये तो आपकी ज़िंदगी का तो ये सिलसिला ही है। जी ऐसे ही है, क्योंकि मैं जो है जैसे हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारा कंपटीशन होता है तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपनी रेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस टाइम हमारे दोस्त हैं वो रात को ऑनलाइन चैटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम हम 10 बजे तक सो जाते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं और कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठें और नमाज़ पढ़ें, और सुबह का सेशन जो है मॉर्निंग का वो भी लगाते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तब 2 सेशन होते हैं हमारे, एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग में, और जब सर्दियाँ होती हैं तब हम एक ही लंबा सेशन लगाते हैं। वंडरफुल, तो ट्रेनिंग तो सर्टनली इसमें है। आप आगे के प्लान्स भी बता दीजिए। माशाल्लाह बड़े ज़्यादा नेशनल्स आपने जीत लिए हैं, अल्लाह करे कि आप और भी तो जीतें। आप इंटरनेशनल की ज़रा कहानी बताएं, कहाँ कहाँ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ जाने का इरादा या ख्वाहिश है? जी बिल्कुल, नेशनल चैम्पियन होना सबका एक ख्वाब होता है, लेकिन मैं 6 दफ़ा आ चुकी हूँ। मैं इस पर भी बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इसके अलावा ऑब्वियसली हर एक का ड्रीम होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बाकू 2017 में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूँ और अच्छे लेवल पर करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आ सकूँ। इसके अलावा भी अपकमिंग जो हमारे इवेंट्स आ रहे हैं उसमें 2017 तो बहुत पुरानी बात होगी, तो ये इसके लिए कि आप आइंदा भी रिप्रेजेंट करें, इसके लिए क्या करना होगा? क्या एसोसिएशंस जो हैं पाकिस्तान में स्पोर्टिंग एसोसिएशंस, वो भी आपको जानते ही होंगे, ऑब्वियसली यू आर द नेशनल चैंपियन, तो क्वालिफाइंग खेलने पड़ेंगे, क्या करना होता है? जी इसका एक स्टैंडर्ड होता है, जब आप इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो 60 के राउंड अबाउट है, तो उसमें जब आप compete करते हो, अगर मैं उतनी थ्रो करूँगी तो मैं ऑटोमेटिकली उसमें क्वालिफाई कर जाऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी हार्ड वर्क भी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप भी चाहिए और फैसिलिटीज भी चाहिए, जिससे मुझे अच्छी अरशद को आपको पता है अल्टीमेटली व्हेन ही परफॉर्म्ड सो वेल, उसको बाहर भी भेजा गया, उस पर तवज्जो भी दी सबने, मतलब आई एम श्योर अगर लड़कियों पे भी तवज्जो दी जाए तो वो भी परफॉर्म कर सकती हैं। सो यहाँ पे जो ट्रेनिंग मैसर है मुतमईन है आप उससे? यहाँ पाकिस्तान में जितने वसाइल हैं उस हिसाब से तो हम मुतमईन हैं कि इस लेवल पे हम लोग जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसमें रह के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो हमें उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके पहले मयार पे पूरा उतरना पड़ेगा, उस लेवल की सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो फिर हम उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा बताएं कि हमारे अपने चैम्पियन जो हैं अरशद नदीम,
उनसे कोई आपको इंस्पायर्ड तो खैर हम सारे ही हैं उनसे, लेकिन उनसे कोई मुलाकात, बातचीत, कोई टिप्स उन्होंने दिए हो, उनको फॉलो करती हैं या वो सिखा दें तो क्या ही बात हो। जी, वो मेरे टीम फेलो भी हैं, वो भी वाबरा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैंप्स में हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। वो तो अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना एक प्रॉपर कोच का काम होता है, जो प्रॉपर आपको हर सेशन में आपको देखे और हर सेशन में आपको जज करे। वो थोड़ा बहुत तो मतलब वर्बली गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो कोचिंग है वो अभी क्योंकि वो खुद अभी खेल रहे हैं तो अभी वो कोचिंग तो नहीं करवा सकते, उनकी अपनी गेम डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। आप अपने कोचेस से मुतमईन हैं? कह रही है कि ठीक ही है मामला अभी तो यहाँ पे। अच्छा, ये बात हो चुकी है। जी, पाकिस्तान में जो कोचेज हैं वहाँ पे तो उस लिहाज से तो ठीक है, हम उस लिहाज से अच्छा करें, लेकिन इंटरनेशनली अगर हमें कम्पीट करना है तो अभी आपकी कितनी थ्रो है? आपने कहा 60 अबव जानी चाहिए, तो अभी क्या कहाँ पे हैं आप, किस स्टेज पे हैं? जी, मेरी पर्सनल बेस्ट 45 मीटर है और मैंने ट्रेनिंग में 46 भी की हुई है, लेकिन इससे आगे मुझे करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छी ट्रेनिंग रिक्वायर होगी। चलें, कोशिश आप करें और हम अच्छा, ये जल्दी से बता दें ये बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अगर आप खुद भी चाहती हैं, एस्पायर कर रही हैं कि आप वहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कहाँ जाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा में यही है, आप अच्छे ट्रेनिंग कैंप दें और उसमें अच्छी आपको डाइट मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, और अच्छा अगर आप बाहर भी ट्रेनिंग करने किसी अच्छे कोच के पास जाते हैं तो आपको उसके लिए ज़ाहिर है फंड्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत लेक करती हैं। जब तक आप खुद कुछ कर लेते हो फिर आपको लोग जाना शुरू करते हैं, लेकिन जब आपका स्ट्रगल फेस होता है उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, आपका तो स्ट्रगल फेस तो नहीं है, मतलब आप नेशनल चैंपियन हैं, आप पे तो तवज्जो देनी चाहिए और मुसलसल छठी बार आप नेशनल चैंपियन बनी है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, हमारी फातिमा हुसैन, नेशनल जैवलिन थ्रो चैंपियन, मुसलसल छठी दफ़ा। बिल्कुल, देखिए जो सहूलियात इनको चाहिए वो इनको मिलनी चाहिए। शी इज़ अ नेशनल चैंपियन, शी हैज़ दैट ड्राइव, लेकिन उनकी बातों से भी यही पता चल रहा था कि शी इज़ नॉट देयर फॉर मैनी रीजंस। वो अभी बहुत आगे जाना चाहती हैं, लेकिन और अभी एक्चुअली फासला भी अगर वो 45-46 पे 46 एक दफ़ा उन्होंने ट्रेनिंग में किए तो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब अभी हम नहीं तसव्वुर कर सकते इंटरनेशनली कम्पीट करने का, क्योंकि इंटरनेशनल में 60 से अब आपको जाना पड़ता है, डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। और अगर मेरा तो ये भी सवाल है कि मतलब अगर ये 6 साल से ये चैंपियन है तो बाकी लड़कियां जो स्पोर्ट में आप लोग क्या कर रहे हैं? पहला सवाल मतलब यही था कि कोई आ नहीं रहा, मतलब क्या मसला है? नहीं, आ रहे होंगे, मतलब वो कह रही है कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कोई आए, मुझे भी कंपटीशन दे, कंपटीशन कोई हेल्दी हो। मतलब क्या ये कुछ इनको जरा टफ कंपटीशन देना चाहिए कि और लड़कियों बिल्कुल भाई, देखिए बात ये है एक से ज्यादा चाहिए ना। आप जब देखते हैं कि और भी हैं तो फिर देन आपकी ड्राइव भी तो पड़ता है ना, फिर आप तवज्जो प्रेशर होता है, फिर आपको लगता है, वरना तो आप बैठे हुए हैं कि मेरी तरह कोई है नहीं तो हम उसी लेवल पे फिर रहेंगे। So there has to be some competition there. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि फातिमा जीते, इसका मतलब ये चाहते हैं कि और भी लड़कियां। नहीं, ऑब्वियसली फातिमा को भी वो इंसेंटिव मिलेगा ना कि वो जरा और आगे जाए। मतलब लेट्स सी कि 7वीं दफा ये जीती है कि नहीं जीती है, 8वीं दफा। बात है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। लंबे लग रहे हैं। ओके अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, वी गॉट इट। अगर 10 दफा हो जाएंगी तो फिर हमारे सिस्टम में कोई खराबी है। ठीक है, मेरा ख्याल है हम ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम। अच्छा जी, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हमारे अपने बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान आजकल कहाँ हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बताया था हमने ये बता दिया था, लेकिन फिर उनकी अब तस्वीरें भी आई हैं ना, विच इज सो बाय द वे आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय देम कि वो अपने आप को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पता है क्या, आप देखिएगा इसके बाद उनकी, आई एम श्योर जब हमारी मुलाकात होगी उनका पर्सपेक्टिव भी बदल जाएगा। उनकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आएगा। मतलब यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, यू नो, दिस इज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर, आपको पता ही है, आगे कुछ बता एक्चुअली हम आपको बताना ये चाहते हैं कि अपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी उस्ताद को कुरान पाक तोहफे में इन्होंने दिया। नाइस। और इंग्लिश में, ताकि शी गेट्स टू नो अबाउट इस्लाम। ये उसकी तस्वीर और दोनों क्रिकेटर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। मतलब फ्रॉम द वर्ल्ड, और कोई क्रिकेटर नहीं, पाकिस्तान से ये 2 क्रिकेटर्स वर द फर्स्ट क्रिकेटर्स इन दैट। They are the best in the world as well. They are the best in the world. तो जी आपको बता दें 31 मई से 3 जून तक ये जो था प्रोग्राम, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये कुछ तस्वीरें भी साथ शेयर हुई हैं। एंड यू आर वेरी राइट अब्दुल्ला,
देखिए स्पोर्टिंग में ही डिफरेंट प्रोफेशनल्स से मुलाकात, उनके साथ आप ये कोर्सेज वगैरह करें, पर्सपेक्टिव डेफिनेटली बदल जाता है आपका। मतलब आपको ये जो तजर्बात होते हैं ना, ये जो एक्सपीरियंस होती हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो लर्निंग्स होती हैं, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हार्वर्ड हो गया, एक्सफोर्ड हो गया, कॉर्नेल हो गया, ये अपने में एक तजर्बा होते हैं। Absolutely. So this is ये so good. I'm sure उनको You remember when we won one of those हम लोग ने कोई चैंपियनशिप को जीती थी और फिर कराची यूनिवर्सिटी ने सारे हमारे क्रिकेटर्स को ऑफर किया था कि आके हमारे पास हमारे मास्टर्स प्रोग्राम वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नो, एजुकेशन। और हमने तब भी इनकरेज किया था। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर एक प्रोफेशनल लेवल, डिफरेंट लेवल की थी, लेकिन वैसे भी अपने आप को जरा उस अच्छा। और पता है क्या, बड़ी क्यूट इंस्टाग्राम तस्वीरें भी आ रही थी। सो क्लासेस भी ले रहे थे, फिर आपको पता है जब पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ना भी पड़ता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गया मुझे अपने। मजा आया होगा वैसे। सो यस, they were back to this. अच्छा जी, और एक और इनको क्या आप कहेंगे, ये एक हमारे ताहिर शाह, इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है? ये आर्टिस्ट है, मैं इनको मोर देन अ सिंगर कहूंगी, क्योंकि सिंगर तो शायद इतने ज़बरदस्त, मतलब ये डिबेटेबल बात है, लेकिन आर्टिस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं ये। और ही मेक्स श्योर कि जब ये आते हैं मंजर आम पे तो फिर नोबडी कैन इग्नोर हिम, एंड ही इज रेडी टू कम बैक विद अ बैंग। ही इज कमिंग बैक। ये तो मैनकाइंड एंजल है ना। मेरा ख्याल है कि ऑप्शन करने चाहिए इन्हें अपने ड्रेसेस और गाउन्स। 10th जून को इनका नया गाना आ रहा है, बस यही कहना था। We're looking forward to meet him and listen to his new song. We're going to see you tomorrow.